स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोगों के साथ हमारे साथी मुजाहिद इमाम हैं। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि प्रेजेंट भी है और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी है। आज हमारी कोशिश होगी कि एजुकेशन के टॉपिक पे कुछ बातें करें। तो मैं स्वागत करता हूँ मुजाहिद इमाम साहब का। थैंक यू। तो मुजाहिद साहब, जो पहली चीज़ मुझे जाननी है या मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है उसका फ्यूचर, उसका इतिहास क्या रहा है, या एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या रहा है, या आज के डेट में एजुकेशन को हम कैसे कैसे देखते हैं। एजुकेशन शुरू से मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जी। एक बहुत ही एलीट ओरिएंटेड चीज रहा है। ओके, आप ओके। किंगडम्स के टाइम में देख लें, जो स्कॉलर्स रहे हैं। ओके, बहुत लिमिटेड नंबर में स्कॉलर्स रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इंडियन हिस्ट्री से देखें तो अपर कास्ट के लोगों का, ये वैसे लोग जो पैसे से अमीर थे, उन लोगों का एजुकेशन में ही आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट का सीन रहा। उसके बाद से जब ब्रिटिश कॉलोनी बनी इंडिया, उस समय भी आप देखेंगे तो एजुकेशन एलीट ओरिएंटेड ही था। इंग्लिश एजुकेशन जो भी थोड़ा बहुत बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो हमेशा से एक एलीट ओरिएंटेशन या क्रीमी लेयर के लोगों तक महदूद या लिमिट रह कर रह पाई। और टीचर और स्टूडेंट का बीच का जो रिलेशन है वो एक क्लासरूम तक ही लिमिटेड होके रह गया। मतलब वो रिलेशन, चूंकि गुरुकुल सिस्टम भी रहा और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इधर अगर 100-200 साल, ये जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, जब से एजुकेशन को मोनेटाइज करना या एजुकेशन का पर्पस को जो चेंज कर देना था। शुरू में एजुकेशन का पर्पस रहा कि लोगों की जिंदगी को, लोगों के लाइफ को, सोसाइटी को चेंज करना हो, लेकिन 200-300 सालों इधर से एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहा वो काफी चेंज हो गया। इस वजह से वो जो टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन था वो भी काफी लिमिटेड हो गया। एक क्लासरूम, वो एक ब्लैक बोर्ड और एक बेंच तक के बीच का ही था, बेसिक ब्रीफ में ही। तो आपने एक बात कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या जो एजुकेशन का इतिहास है उसमें जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन है वो केवल क्रीमी लेयर यानी उन लोगों के पास रहा जिनके पास या तो पैसा ज्यादा था या तो वो कास्ट और दीगर चीजों में बाकी लोगों से बेहतर थे। तो क्या ये लोग जो बाकी लोगों से अपने आप को बेहतर समझते थे या इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, क्या वो लोग ये जानते थे कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब बट इन एनी अदर वे, इन एनी अदर सेंस? एजुकेशन को थोड़ा प्योर फॉर्म में देखा गया था पहले इतना ज्यादा। अब साइंटिफिक एजुकेशन हो चुकी है, अब राइट। एजुकेशन के स्कोप बढ़ चुके हैं। राइट। पहले एजुकेशन थोड़ा लिमिटेड था, रिलीजियस एजुकेशन ज्यादा था फोकस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से एजुकेशन का स्कोप थोड़ा बढ़ा। तो अगर ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक थ्योरी पे बात करें तो एक प्लेटो जो फिलोसफर है, तो उनके थ्योरी में यह है कि जो किंग होगा यानी जो रूलर होगा वो फिलोसफर किंग होगा। फिलोसफर किंग से मुराद उसका ये है कि वो इंसान रूल करेगा जो कलेक्टिवली उस पूरे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा। तो उसने क्लासेस का जो डेफिनेशन दिया उस वक्त, उस डेफिनेशन में जो सबसे ऊपर रखा वो फिलोसफर किंग को रखा, और उसने उसके नीचे उन लोगों को रखा जो फाइटर हैं, यानी जो क्षत्रिय हम लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं उनको, या वो लोग जो जी। वॉर करने वाले या आर्मी में रहने वाले हैं। उनके नीचे उनको रखा जो जी। कारपेंटर, फार्मर्स, या वो लोग जो डेली लेबर वाला काम करते हैं। तो हमेशा से, मतलब उस दौर में, मेरे समझ में उस दौर में एजुकेशन उन लोगों के लिए ही था जो रूलिंग क्लास हो, या जो रूलिंग क्लास के भी ऊपर जो जो फिलॉसफी या जो जो थिंक टैंक उस स्टेट का हो। तो जो अगला अगला सवाल है मेरा वो ये है कि हम फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कहाँ देखते हैं? प्रेजेंटेज ऑफ एजुकेशन ये है कि आज हम लोग एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन हम जानते हैं कि सबके लिए है और सारे लोग को एजुकेट होना है, और आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर भी बात की। तो क्या आप एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एजुकेशन का क्या कनेक्शन है?
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक रिवॉल्यूशन ले आया इंडस्ट्रीज में, सिर्फ नहीं बल्कि ह्यूमंस लाइफ्स में भी। ओके, उसके वजह से जो कंज्यूमरिज्म की जो बात आपने पिछले वीडियो में की थी, जी जो जी। कंज्यूमरिज्म का जो आइडियोलॉजी बढ़ा, जो उसकी जो वेव बढ़ी, तो उसके वजह से एजुकेशन का जो स्कोप है, एजुकेशन को मोनेटाइज करने का जो स्कोप है, आप चाहे वो देख लीजिए, फैशन टेक्नोलॉजी की बात हो, ओके, या डिजिटल एजुकेशन की बात हो, या आर्किटेक्ट की बात हो, या बहुत सारे ऐसे स्कोप, ऐसे फील्ड खुले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, और अभी तक खुलते जा रहे हैं। चाहे वो जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी की बात हो, चाहे वो स्पेस एनर्जी की बात हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, तो ये सब इफेक्ट से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या। सही सही सही। तो यानी कि जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ही बदल देना। तो एजुकेशन जैसे आज भी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो ये है कि हम एक जॉब पाले या हम अपने करियर में कुछ एक्सेल कर जाएं या ज्यादा अर्निंग करने लगे। तो जो पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो प्योरली शिफ्ट कर गया इस बात के ऊपर कि वो कितना कमा रहा है या वो कितना कमाएगा। तो दो नेचर ऑफ एजुकेशन है या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है तो उसमें काफी हद तक इस वजह से बदलाव आ गया या चेंज आ गया। तो ये बिल्कुल सही है। वो जो होना चाहिए था ना, वो कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन का मोटिव जो रहा या जो होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग ऑर्डर लिविंग होनी चाहिए, एक बढ़ाना। इंटेलेक्ट होना चाहिए, थिंकिंग थिंकिंग ऑर्डर को उस स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहिए, इंटेलिजेंस पे काम करना, या जो भी रहा वो ह्यूमन को इवॉल्व करने का था। जी जी। लेकिन अभी वो ह्यूमन के इवोल्यूशन से बढ़कर वो मोनेटाइजेशन और दीगर चीजों में। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है या ये केवल मतलब एजुकेशन को प्योरली मोनेटाइजेशन के ऊपर होना चाहिए या इसका भी इम्पोर्टेंस है लेकिन उसको लॉजिकल देखिए, अपलिफ्टमेंट के ऊपर। लाइफ में ना बैलेंस बैलेंस जो चीज है ना, वो काफी जरूरी है। अब आप सही किसी को बोल दीजिए तुम बहुत पढ़ लो लेकिन तुम कमाओ मत, तो सही ये आज के दिन में लॉजिकल बात सही है। सही है। चेंज हुआ, और टाइम के साथ इंसान भी चेंज होते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं, जरूरतें चेंज होती हैं। ठीक है, तो जी कहीं ना कहीं कमाना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को बदलना, अपने समाज को बदलना, और एक अच्छा सोसाइटी बनाना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट सही है। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है वो ये है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन हम कहाँ देखते हैं इस टेक के दौर में, इस एआई से भरे हुए दुनिया के बीच में जो एजुकेशन है वो कहाँ जा रहा है या वो उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर उसके उसके इर्द गिर्द अगर हम कुछ बात कर पाए तो। तो हम चाहेंगे शुरुआत आप करें, आप एआई की लाइन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो बाकी मैं फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। आप बताइए, आप कहाँ देखते हैं। मैं तो एजुकेशन को बहुत दोनों दोनों पर्सपेक्टिव है मेरे ध्यान में एजुकेशन को लेके। तो एजुकेशन एक जी ऐसे डोमेन में जा रहा है जो आपने बात की वो केवल क्रीमी लेयर के लिए है। तो जिस वक्त में हम आज जी रहे हैं तो ये भी एक क्रीमी लेयर तो नहीं लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन है। बट वो क्लास जो एजुकेशन को आज भी एक्सेस नहीं कर सकती है उसके लिए एडटेक यानी एजुकेशन विथ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है उसको एजुकेशन से कनेक्ट करने का। एक दो तीन एग्जांपल इस बात के साथ हम एज एज फैक्ट्स देना चाहेंगे। एक तो आप फिजिक्स वाला जो है उसको जानते हैं। फिजिक्स वाला के साथ साथ जी। और भी दीगर एजुकेशनल जो स्टार्टअप्स हैं उनको जानते हैं। तो खान सर। और खान सर हैं और यूपीएससी के भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं, आप तो अच्छे से उनसे वाकिफ हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स या छोटे छोटे चैनल्स हैं या छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। और उनके लिए भी ये इसी बेशक, वजह से श्योर। पॉसिबल है क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर है उस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने में वो बहुत मिनिमल है। अगर एक टीचर को दिल्ली में किसी एक लोकेशन पे एक कोचिंग खोल के पढ़ाना हो तो उसके लिए वो मिनिमम कॉस्ट अराउंड 2 लाख के ऊपर है पर मंथ।
बट वही उस बंदे को दिल्ली में रहते हुए फ्री में लाखों लोग को पढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना शुरू कर दे। तो मेरे समझ में ये एकदम। बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है फॉर एजुकेशन इफ वी कनेक्ट विद इट विद एडटेक। प्रॉब्लम्स में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मतलब है जो कि एडटेक एक रिवॉल्यूशन ला सकता है एजुकेशन के फील्ड में, ये जी ले जी आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ले आया है, या लाने के उसकी शुरुआत हो गई है कि वो क्योंकि हम लोग जो अभी एडटेक को देख रहे हैं वो बहुत माइक्रो लेवल पे कुछ कुछ चीजों में नजर आता है, यानी प्रिपरेशन के मोड्स में हम लोग देख रहे हैं किसी एग्जाम का प्रिपरेशन में। लेकिन अभी भी एडटेक जो है वो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं बना है, वो हमारे स्कूल इवॉल्व करिकुलम, नहीं हुआ अभी। तो हमारे एडटेक स्कूल। की बर्थ या एडटेक का इवोल्यूशन कहाँ से ट्रेस होता है? मतलब ये चीज एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एडटेक इतना हाइप मिलना या एडटेक को इतना फेमस होना, जी जी जी। वो हर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मेरे ऑनलाइन क्लासेस लाने। मेरे समझ में जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि डेटा का जो इंटरनेट है उसका हम्म। फ्री होना या उसका बहुत मिनिमल कॉस्ट पे होना इस पूरे रेवोल्यूशन का एक मतलब स्टार्टिंग सोर्स रहा है। क्योंकि जो इंसान वीडियो बना रहा है उसको भी अपलोड करने के लिए जी डेटा चाहिए, और जो इंसान उसको जी। कंज्यूम कर रहा है उसको भी कंज्यूम करने के लिए डेटा चाहिए। तो जो डेटा का शेयरिंग ऑफ डेटा है, यानी जो कंजम्पशन ऑफ डेटा जो हम लोग कर रहे हैं, यानी जो अभी हम लोग इस कॉल के दौरान डेटा भी कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी जो है। हाँ, जी। डेटा एक्सेसिबिलिटी जो है उसका जब से रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में भी और दीगर और कंट्रीज में भी जब से आया है, तब से ये एक बूम पे, और वो खत्म नहीं हुआ है मेरे समझ में। ये अब मतलब इसका अभी शुरुआत है। कि हम लोग जब 9th 10th 11th 12th में थे तो 100 MB और 200 MB का वो वाउचर आता था। 98 रुपए का रिचार्ज कराते थे, 2 GB डेटा जी। देता था। उसमें उसको पूरा महीना चलाना पड़ता था। उसको भी उसमें भी टॉप अप आता था 12 रुपए का, 200 MB 100 MB। उसको लास्ट लास्ट में 20 दिन होने के बाद फिर वो 12 12 रुपए का टॉप अप कराना होता था। वो एड ऑन था। वो ऐड ऑन था, और उसमें भी हम लोग मतलब जी ले रहे थे 2 GB में, और 2 GB में आज एक दिन नहीं पूरा होता है। एक मेजर जो फैक्टर रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है कोविड-19 भी एक मेजर फैक्टर रहा है बिल्कुल, एडटेक को प्रमोट बढ़ावा करने देने में, में, उसको आगे बढ़ाने में। सही। प्रमोट करने में। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट्स स्पेशली जो है वो हेसिटेट करती थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के या डिस्टेंस लर्निंग को लेकर के, लेकिन मजबूरी में ही कहिए, बट कोविड के शुरुआत हुई बाद है। से गवर्नमेंट भी, हाँ, गवर्नमेंट भी अपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है या गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फोन के थ्रू पढ़ाने का, यूट्यूब के थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स जो हैं उसके थ्रू एजुकेट करने का, तो ये एक मेजर चेंज। तो अब इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं, यानी अगर फ्यूचर पे बात करें कि टेक कहाँ जाएगा या किधर जाएगा, अगर कुछ जो आपको लगता है। जैसा कि आपने बोला कि टेक अभी इवॉल्विंग है, अभी काफी कुछ होना है टेक में। सही। अभी तो ये लिमिटेड है कुछ, वो कंपटीशन का फील्ड हो। अभी भी यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से बाहर में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि आप एडमिशन लीजिए, आपको कॉलेज कभी नहीं जाना, आप घर बैठे क्लास कीजिए सारा। क्योंकि इंडिया में कोविड होने के बाद से सारी यूनिवर्सिटीज स्कूल्स ऑफलाइन हो गए हैं, लेकिन फॉरेन में कहीं कहीं अभी ऐसे यूनिवर्सिटीज को मोल्ड कर दिया गया है कि वो पूरी ऑनलाइन चल रही है। तो इस सही। तरह से और भी सेक्टर में और भी चीजों में एडटेक को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी एडटेक काफी आगे तक और दूर जाने जाएगी। वाला है। मेरे मेरे समझ में यह है अभी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, मेन मेन वो फोकस है एजुकेशन से मुराद ये है कि जो लर्निंग है वो ज्यादा इंक्रीज हो। अगर टेक्नोलॉजी उसमें आ रहा है तो वो केवल एक्सेसिबिलिटी ना बढ़ाए बल्कि क्वालिटी भी बढ़ाए। तो क्वालिटी में बेशक। एक बड़ा बड़ा रोल टेक का ये हो सकता है कि वो पर्सनलाइज लर्निंग, यानी कि उस इंसान के हिसाब से उसका जो रिक्वायरमेंट है वो उसको मिले। एक कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज लर्निंग का जो एक तरीका है, उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल हो हम्म। सकता है, और बहुत सारे कंट्रीज में ये हो भी रहा है। जैसे यूके में कुछ लोग कुछ स्कूल्स हैं या कुछ कॉलेजेस हैं जो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। अब उसका अगर उसमें थोड़ा सा हम उसको और इलाबोरेट करना चाहें, तो पर्सनलाइज लर्निंग से मुराद ये है कि
एक क्लास में अगर हम लोग जो जनरल आज देखते हैं उसमें ये है कि 60 और 70 और 50 का स्ट्रेंथ होता है एक क्लास का। उसमें एक फैकल्टी आता है और वो मैथ्स का सब्जेक्ट या साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा के जाता है। तो वो ये नहीं देखता है कि पर इंडिविजुअल उस क्लास में जो बंदा है उसमें कितने को कितनी बात से समझ में आई, उसके क्या ओवरऑल वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। सही, उसको ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये टॉपिक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको आज स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ाना है, तो वो उस टॉपिक को पढ़ाएगा और ये कोशिश करेगा कि ओवरऑल क्लास में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आ जाए। तो अगर सबसे बहुत अच्छा टीचर है तो वो कोशिश करेगा, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो आएगा पढ़ाएगा और जाएगा। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो बच्चा को वो टॉपिक नहीं समझ में आया या वो उतना नहीं अच्छे से नहीं समझा, तो उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए पर्सनलाइज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक अच्छा टूल है। उसमें ये है कि आप एक एक टॉपिक को माइक्रो लर्निंग के थ्रू, यानी टॉपिक को ब्रेक कर करके एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट एक टॉपिक है इन बायो में, उसको आप बहुत माइक्रो लेवल पे तोड़ देंगे और माइक्रो लेवल पे उसको टॉपिक वाइज समझेंगे और उसके ऊपर फिर अपना असेसमेंट भी करेंगे कि मेरे को ये कितना समझ में आता है। तो ये माइक्रो लेवल पे उसको तोड़ के समझने से माइक्रो लर्निंग जो है वो इनहेंस होगा। अब होता यह है कि जब हम लोग के टाइम में तो होता था, पता नहीं अभी भी होता है इंडिया में, कि जब क्लासेस हो जाती है कंप्लीट, साइंस मैथ्स और दीगर सब्जेक्ट्स की जब क्लासेस कंप्लीट होती है तो फिर उसका एग्जाम होता है। एग्जाम में 60-40 क्वेश्चन आते हैं। तो वो वही क्वेश्चन आते हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो माइन्यूट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या जो वो टॉपिक्स हैं जो माइक्रो लेवल या माइक्रो लर्निंग या माइक्रो सब टॉपिक्स रहे हैं, तो वो सारा टॉपिक छूट जाता है क्योंकि हमें एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है। तो इन चीजों को इनहांस करने में या समझाने में एक बड़ा टूल हो सकता है आपको एडटेक का इस्तेमाल। इलस्ट्रेशंस में भी, इमेजिनेशन में भी, जैसे बायो में या साइंस में, स्पेशली साइंस में पहले जो इलस्ट्रेट करना सही या शो सही। करना जो टफ होता था, अभी वो डिजिटल बोर्ड अगर आपके पास है क्लासरूम में या जहाँ भी, तो आप इजिली बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वीडियो के थ्रू या क्लिप्स के थ्रू, तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा दिन तक बच्चों के दिमाग में रहेगा। सही। जो सॉफ्ट स्किल है, यानी जो जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं या जिसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं, तो इन चीज़ों को भी इन्हांस करने में या इन चीज़ों को भी इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है और उस वजह से ये इस बात के लिए भी एक अच्छा टूल हो सकता है कि हम उस इंडिविजुअल का जो इस कंटेंट को या जो इस टूल को इस्तेमाल कर रहा है उसका सॉफ्ट स्किल भी इम्प्रूव हो। तो स्कूल के जो अभी हम लोग स्कूल का जो सिस्टम है उसमें सॉफ्ट स्किल इम्प्रूवमेंट का बहुत स्पेस नहीं है। वो हो सकता है कि इंग्लिश के क्लास में थोड़ा बहुत उसका स्पेस बचता हो, बट इन जी, लार्जर पिक्चर उसका अपॉर्चुनिटी कम होता है। वो जरूरी है। बच्चे को कॉलेज में जब जाता है, जब प्लेसमेंट्स के टाइम या जॉब के टाइम, वो सॉफ्ट स्किल काफी काम आती है। तो अगर बचपन से उसको वो ट्रेनिंग दी जाए, वैसा उसको डेवलप कराया जाए धीरे धीरे, तो मुझे लगता है उस लेवल पे जाके वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो कुछ भी टैकल कर लेगा इजिली। सही सही सही। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत पॉजिटिव बातें कर ली है एडटेक के ऊपर, तो एक जी बहुत जी। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उसके ड्रॉबैक्स या उसके प्रॉब्लम्स पे भी कुछ बातें करें कि कहाँ कहाँ इस टेक्नोलॉजी के होने से या टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ मर्ज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सोसाइटी में या हमारे उस इंडिविजुअल को जो इसको आने वाले फ्यूचर में या आज के डेट में इससे एजुकेशन ले रहा है। तो मोटा अ, मोटी दो तीन चीजें जो मुझे दिखाई देती है या समझ आती है। एक तो जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड, कि चाहे जी वो रूरल और अर्बन के बीच में हो, ठीक है, चाहे वो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में हो, चाहे वो वुमेन और मेन के बीच में हो, ये डिजिटल डिवाइड अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके। सही है, सहमत। मतलब अगर क्लास, जैसे कोविड के टाइम में जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, घर में एक फोन है और एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, तो ये
नेचुरल सी चीज आदमी के कि दिमाग में लड़का आती है पढ़ेगा कि वो लड़की नहीं लड़का पढ़ेगी। लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी। तो ये एक जेंडर डिवाइड जो है, और क्रिएट होता है। क्लास होता तो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता। राइट। तो ये एक जेंडर डिवाइड, चूंकि इसमें क्लास डिवाइड भी ऐड हो जाता है इसमें, कि उतनी कैपेबिलिटी उनकी नहीं कि वो 2 फोन रखें या 2 फोन में रिचार्ज कराएं। तो सही। ये इशू है। दूसरा इशू इसको लेके है, जो डेटा प्राइवेसी की बात है, कि जो भी एमएनसीज या जो भी टेक जो भी हैं, जो डेटा ले रही हैं बच्चों की, वो लोकेशन का उनके पास एक्सेस है, उनके कैमरा का एक्सेस है, उनके पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस है। और अभी तक इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है पर्सनल प्राइवेसी को लेकर के। डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में आया था, लेकिन अभी तक वो पास होके लॉ नहीं बना है। बिल एक्ट, हाँ, लॉ नहीं बन पाया। इस वजह से अभी भी डेटा प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा सा एक इशू मुझे ये लगता है। सही। मेरे समझ में ये और है कि एक आप जी मेरे समझ में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। तो एग्री। डिजिटलाइज लर्निंग कितना भी बढ़ा दिया जाए या कितना भी उसका मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए या लोग उसको कितना भी एक्सेस करें, मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो टीचर और स्टूडेंट का फिजिकल इंटरेक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो एक इम्पैक्ट काफी होता है उससे। इस जी प्रोसेस में एक जो सबसे अच्छी चीज है वो ये मतलब एडटेक के साथ इसमें ये है कि एक ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम बोल के एक वो इजाद हो चुका है और बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है। उसमें ये है कि जो लर्निंग है उसमें फिजिकल इंटरेक्शन भी है 40% या 30%, और 60-70% डिजिटल इंटरेक्शन यानी डिजिटल कंटेंट भी है। तो उस वजह से जो लर्निंग है उसको ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से ही बोला जाता है हर जगह। तो वो फिजिकल विथ ऑनलाइन लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि जो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं एक हद में जाने के बाद, एक एक पीरियड के जाने के बाद वो नहीं, डिप्रेशन और एंजाइटी का भी जरिया ये बन सकता है। सही है, और ये मैंने भी फील किया है। कोविड के टाइम में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। ओके। तो आप तो एक रूम में बैठे हैं, और रूम के बाहर क्या हो रहा है, आवाज हो रही है, बातचीत हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो उस वो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपके कानों को सुनाई दे रहा है। ओके। सही। लेकिन जब आप क्लास में बैठे, अभी मैं बहुत दिनों के बाद क्लास जब गया, और वहां पे जब मतलब लाइव फिजिकल क्लास चल रही थी, तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो काफी डिफरेंस मुझे महसूस हुआ। एक पूरा इन्वायरमेंट जो बना होता है, इधर भी बच्चे, इधर भी बच्चे, उधर सर पढ़ा रहे हैं सामने से, तो इम्पैक्ट होता है, वो थिंकिंग का इम्पैक्ट काफी पड़ता है। बिल्कुल सही। तो एक और जो मेजर मेरे ध्यान में बात आ रही है वो ये कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टीचर होना, यानी बीइंग एजुकेटर। तो जब ये डिजिटलाइज हो जाएगा तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट को केवल 2 टीचर मिलकर पढ़ा देंगे। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ टीचर्स है यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटर्स है उसमें बहुत जी डाउनफॉल होगा। तो वो लोग जो टीचर हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जाएगी एटलीस्ट इन 10 सालों में, जो आने वाले 10 साल है। तो फिर इन फ्यूचर ये होगा कि हम लोग बहुत नीश टीचर बनाएंगे या नीश टीचर के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जो बहुत सिलेक्टिव, बहुत वैसे लोग होंगे जो बहुत क्वालिफाइड होंगे, वही टीचर होंगे। लेकिन अभी इधर 10 सालों में ये होगा कि टीचर का जो एम्प्लॉयबिलिटी है उस पर एक बहुत बड़ा रिस्क है इसके वजह से। सही बात है। जो जो टीचर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास 20 साल 30 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो कॉम्पिटिटिव टीचर हैं, वो लोग को तो कोचिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो छोटे शहरों में जो स्कूल्स स्कूल्स के चलते हैं, टीचर हैं। राइट। हाँ, स्कूल के टीचर है, तो वो खुद को, अब वो 55 60 65 एज होता है, तो खुद को भी सोचते हैं कि अब इस एज में टेक्नोलॉजी सीखना, खुद को रिकॉर्ड करवाना, यूट्यूब पर डालना, मतलब तो उनके लिए काफी टफ होगा।
एक मेजर ये मतलब इसी बात में एक बात और कि जो स्कूल्स की टीचर होती हैं उसमें अक्सर जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में टीचर होती हैं वो वुमेन टीचर्स होती हैं जो जी उसी शहर की होती हैं, अक्सर वो होती हैं जो शादी होकर उस शहर में आई हैं और क्योंकि जी एजुकेशन से कनेक्टेड है तो वो पढ़ाती भी हैं। तो उनकी जी एम्प्लॉयबिलिटी पे एक बड़ा रिस्क फैक्टर होने वाला है, हो सकता है ये कि उनको फिर माने टेक्नोलॉजी सीखना, फिर वापस से उसको समझना और फिर स्मार्ट बोर्ड और दीगर चीजें और वो टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को फिर आगे बढ़ाना, ये वुमेन टीचर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है इन फ्यूचर। जी तो मेरे ध्यान में तो और कुछ अभी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसी पे रैप करते हैं आज। कोशिश करेंगे कि हम लोग एडटेक या एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बहुत और इसको खोलें और इसके चीज़ों और इसके और कैसे जाएं डायमेंशन से। और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे आज इस इम्पोर्टेंट और इस बहुत ऐसे टॉपिक पे बात करके जो हमारे लिए फ्यूचर होने वाला है, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए फ्यूचर होने वाला है। तो कोशिश हो हमारी भी कि हम इसको सही तरह से समझें और इसकी जो पॉजिटिव्स है और इसके जो नेगेटिव्स है उस पे भी अपनी बात रखने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब कि आप इस कन्वर्सेशन में साथ आए और मौका दिया हमें इन चीज़ों को समझने शुक्रिया का। हमें बुलाने के लिए। वेलकम। थैंक यू एवरीवन इस पॉडकास्ट को सुनने के थैंक लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और कंटेंट एजुकेशनल और सोसाइटी और दीगर चीज़ों के ऊपर आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। शेयर भी करें। शेयर भी करें।